हेलो एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। काफी देर से जिस एग्जाम की डेट का हमको इंतजार था, कमेंट सेक्शन भरा पड़ा था कि कब होगा जेकेएसएसबी का एग्जाम। तो आखिरकार एग्जाम कैलेंडर जो है वो आ चुका है। एफएमपीएसडब्ल्यू और एमएमपीएसडब्ल्यू का एग्जाम जो है वो आपका अगस्त में होने जा रहा है। तो अगस्त 9 ऑफ अगस्त को डेट सेलेक्ट की गई है जेकेएसएसबी के द्वारा। लगभग फाइनलाइज डेट है, इसी डेट में आपका एग्जाम हो जाएगा। अब बात आती है कि एग्जाम डेट तो हमारे सामने आ चुकी है, बट हम जिस एग्जाम का इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्या हम उसके लिए पूरी तरह प्रिपेयर हैं? और अगर प्रिपेयर नहीं है तो क्या क्या चीजें हमको अच्छे से देखनी पड़ेंगी? और अभी के टाइम पे अगर हम अभी से प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा? ये भी एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि हम जितना पढ़ रहे हैं क्या इतना सफिशिएंट है? क्या इतने से सिलेक्शन हो जाएगा? बार बार रूमर्स आ रहे हैं कि पैटर्न चेंज हो चुका है। रूमर्स भी नहीं है, सच में अगर हम बाकी एग्जाम्स को देखें जो अभी जेकेएसएसबी ने कंडक्ट करवाए हैं, काफी ज्यादा पैटर्न में चेंज लाया गया है, अलग अलग तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारा जो एग्जाम है ये प्रोफेशनल एग्जाम है। प्रोफेशनल एग्जाम में ये कितना ही चेंज करेंगे, पूछेंगे तो हमें हमारे ही सब्जेक्ट से, ठीक है। तो बाकी जो एग्जाम हुए उनमें वो अंदर बाहर जा सकते थे, बट हमारे में वो कितना ही लेवल अप करेंगे, जेआर तक चले जाएंगे, जूनियर नर्स तक का लेवल ले आएंगे, ठीक है। अब नॉरसेट और डीड प्लस बी का लेवल तो नहीं आएगा। एफएमपीएसडब्ल्यू का काफी बेसिक सा एग्जाम आता है। मैं आपको सिंपल कहूं, वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे और कुछ एक आध सिनेरियो बेस्ड भी आ सकते हैं। उन क्वेश्चन को भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से हमने डील करना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें, वो सारी चीजों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। पीवाईक्यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, मॉक दें या नहीं दें, जितने भी डाउट हैं उन सभी डाउट्स को एक एक करके आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सॉरी टू से, आपका जो है इस जो आपने कमेंट्स काफी किए थे कि इसके ऊपर एक वीडियो हमको डेडिकेटेड चाहिए, मैं नहीं बना पाया। बट आज टाइम निकाल के, कॉज एकदम से वीडियो बनाना नहीं, पहले रिसर्च करनी पड़ती है, फिर उसके बाद आपको वीडियो मिलता है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम मान के चलो आज 30 है, तो हम आज 30 मई हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो मैं 31 तक आपने ये वीडियो देखा और मैं फर्स्ट से आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा कि 1 जून से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, किस तरह से करें, क्या करें। सबसे पहले हम टॉपिक्स का ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि कहां से, किस सब्जेक्ट से क्या वेटेज, कितना क्या कहां से आ रहा है। पहले हम सब्जेक्ट वाइज चीजों को समझना स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो कि मेन पोर्शन, मेन इंपॉर्टेंट चीज है आपके एफएमपीएसडब्ल्यू एग्जाम में। ये फेवरेट टॉपिक आ जाता है, ये फेवरेट सब्जेक्ट है आपके एग्जामिनर का। हाईएस्ट प्रायोरिटी दो, सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट क्लियर करो? आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को क्लियर करो, ठीक है। तो जो कोर जॉब होती है एफएमपीएसडब्ल्यू की इज विद इन द कम्युनिटी, क्योंकि जो एफएमपीएसडब्ल्यू आपने जो जॉब करनी है वो कम्युनिटी के बीच में रह के करनी है। तो ये जो सब्जेक्ट है वो कैरी करता है मैक्सिमम वेटेज, याद रखना। सबसे पहली चीज जो किसी ने नहीं छोड़नी है, ये छोड़ दिया आपने तो समझ लो सिलेक्शन हाथ से निकल चुकी है। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को कोई भी नहीं छोड़ेगा। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अगर नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ो, रट लो, इसको याद कर लो। इसमें क्या क्या चीजें आपको देखनी है? आपने इसमें देखना है कि वैक्सीन के नाम, ठीक है, वैक्सीनेशन के नेम आपको पता होने चाहिए, उसकी डोज आपको पता होनी चाहिए, रूट आपको पता होना चाहिए, और स्पेसिफिक एज ग्रुप, किस एज ग्रुप में कौन सी वैक्सीन कब लगाई जाती है। मस्ट डू टॉपिक है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो कम्युनिटी का जो मेन टॉपिक है वो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। सेकंड टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या आ जाता है आपका? कम्युनिकेबल डिजीजेस। भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एफएमपीएसडब्ल्यू में कि कम्युनिकेबल डिजीजेस में क्या क्या पूछा जाता है। तो आपको फोकस करना है ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर, मलेरिया के ऊपर, डेंगू के ऊपर, कॉलरा के ऊपर, साथ में एचआईवी एड्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से इनको देखना। आप क्या क्या देखेंगे इसमें? स्पेसिफिकली दियर कॉजेटिव एजेंट्स, किससे होते हैं ये, उनके कॉजेटिव एजेंट्स के नाम आपको याद होने चाहिए। इंक्यूबेशन पीरियड, इनका इंक्यूबेशन पीरियड मतलब पहले साइन एंड सिम्टम, जैसे ही पैथोजन एंटर किया और पहले साइन एंड सिम्टम वो दिखाता है, वो बीच में जो टाइम गैप है उसे इंक्यूबेशन पीरियड बताते हैं। और वो इंक्यूबेशन पीरियड कितने ड्यूरेशन का है, कितने दिन का है, कितने मंथ का है, आपको पता होना चाहिए। और साथ में इसका प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, किस तरह से हम इसको प्रिवेंट करते हैं, कौन सी ड्रग देते हैं, वो सारी चीजें आपको कम्युनिकेबल डिजीज में पढ़नी है। क्वेश्चन आएगा यहां से। वो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो फैमिली प्लानिंग मेथड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका एफएमपीएसडब्ल्यू। ये स्पेशली मैं एफएमपीएचडब्ल्यू इनकी बात कर रहा हूं, एमएमपीएचडब्ल्यू इनकी बात कर रहा हूं,
क्योंकि आपकी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट थी, तब जाके ये वीडियो बनाया जा रहा है। रिसर्च बेस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के, ट्रेंड्स को उठा के देख के बनाया जा रहा है। साथ में आईएनसी जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, उसकी जो गाइडलाइन है उसके तहत हमने ये रिसर्च निकाली है कि क्या क्या टॉपिक आपको हम बताएंगे, ये करना है। जो आज मैं आपको ये टॉपिक्स बता रहा हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं 60 to 80% जो आपका एग्जाम होगा इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा। 60 to 80, इवन मोर देन 80% आपका आ सकता है, यहीं से आ सकता है। तो मतलब जिसने अभी तक कुछ नहीं किया है वो प्लीज प्लीज 2 महीने हैं, क्या इन 2 महीने में सिलेक्शन हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे, ढंग से पढ़ोगे। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि जो स्टूडेंट 1 साल से पढ़ रहा है 6 महीने, क्योंकि बच्चे बहुत पहले से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करने से अगर सिर्फ सिलेक्शन होता तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट मेहनत करते हैं, सही डायरेक्शन में मेहनत करने से सिलेक्शन होता है, सही स्ट्रेटेजी फॉलो करने से सिलेक्शन होता है। तो नेक्स्ट है आपका फैमिली प्लानिंग मेथड। इसमें आपको क्या क्या देखना है, उसके बाद टेम्परेरी प्राइमरी मेथड को देखना है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव देखने हैं, पिल्स देखने हैं, आईयूसीडीज देखनी है, जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेज हैं उनके नाम, कब लगाए जाते हैं, क्या, ये सारी चीजें आपको, मतलब ये तो मैं आपको सिर्फ टॉपिक्स के नाम हेडिंग्स बता रहा हूँ, बस इसके इंटरनल जो थ्योरी है वो आपको क्लियर करनी है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो एक टॉपिक नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, कम्युनिकेबल डिजीज, फैमिली प्लानिंग मेथड। नेक्स्ट जो है फोर्थ टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गारंटीड है, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आपका नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स जितने भी हैं, ठीक है, एनआरएचएम एनएचएम जितने भी हैं, जो आरसीएच आ गया, डॉट्स आ गया, इनको आपने मेमोराइज करना है, इनकी लॉन्च ईयर्स, कब ये लॉन्च हुए थे और इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब की एक लिस्ट बनाओ, कौन कौन सा प्रोग्राम कब कब लॉन्च हुआ है और इनके जो प्राइमरी गोल्स हैं वो क्या है, वो आपको लिख के रखने हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स इनके लिख के रखने हैं। लास्ट टॉपिक आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम टॉपिक को जरूर देख के जाओगे, इसमें आपको पॉपुलेशन के नॉर्म्स देखने हैं, स्टाफिंग पैटर्न ऑफ सब सेंटर, एक सब सेंटर में किस तरह से स्टाफ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कितने डॉक्टर रखे जाएंगे, नर्सेज कितने एएनएम होंगे, कितने जीएनएम होंगे, वो सारा पीएचसी को ध्यान से देख के जाएंगे, सीएचसी को ध्यान से देख के जाएंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में बस ये 5 जो मेन मेजर टॉपिक्स हैं इनको आपने देख के जाना है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहां से मस्ट है कि क्वेश्चन बनेगा और हाईएस्ट प्रायोरिटी, मतलब मान के चलो अगर आपका 120 का क्वेश्चन पेपर है, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन मैं आपको गारंटी दे सकता हूं इन 5 टॉपिक से आएंगे। क्लियर? तो ये ध्यान से देखना है। अब हो गया कम्युनिटी की बात हो गई, अब हम बात करेंगे मिडवाइफ और गायनिकोलॉजी। ये सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी सब्जेक्ट है आपका एफएमपीएसडब्ल्यू में। पहले नंबर पे आपका सीएचएन कम्युनिटी हेल्थ आ जाता है, दूसरे पे आपका मैटरनिटी मिडवाइफ गायनी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले याद रखो जो मैटरनिटी हेल्थ नर्सिंग है ये प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एफएमपीएसडब्ल्यू की। मतलब जो पेपर बनता है ना वो किस आधार पे बनेगा, एफएमपीएसडब्ल्यू का काम क्या है, तो इनका काम कम्युनिटी में है तो कम्युनिटी से बहुत क्वेश्चन पूछे, और जो इसका जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गायनी की है, मैटरनल हेल्थ की है। तो सबसे पहला टॉपिक यहां से आपको मैटरनिटी हेल्थ से क्या देखने को मिलता है, तो सबसे पहला टॉपिक आपको देखने को मिलता है एंटी नेटल केयर, ठीक है, एएनसी आपने ध्यान से देखना है, पोस्ट नेटल केयर पीएनसी आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। तो मिनिमम रिक्वायर्ड विजिट आपको पता होनी चाहिए, कितनी कितनी मिनिमम रिक्वायर्ड विजिट है, आपको आयरन फॉलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन की गाइडलाइंस पता होनी चाहिए, एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा, गारंटीड है यहां से क्वेश्चन आएगा। और डाइट, अब देखो जो स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, जो पढ़ रहा है, वो जिसने ये टॉपिक्स पढ़े होंगे ना उसका कॉन्फिडेंस अब बूस्ट हो रहा होगा कि हाँ मैं रेलेवेंट पढ़ रहा हूं। और इससे घबराना मत कि अगर आपने इनमें से कोई टॉपिक नहीं पढ़ा होगा तो अपने आप को ऐसे हताश नहीं होना है, हमने डिमोटिवेट नहीं होना है कि यार हमने तो पढ़ा नहीं, अभी हमारे पास 60 दिन से ज्यादा हैं, तो हम आराम से, मैं आपको कितने कितने टॉपिक्स बता रहा हूं, अगर आप हर दिन एक एक टॉपिक भी करोगे, मैं टोटल आपको 30 से 35 टॉपिक बता रहा हूं। तो अगर आप हर दिन भी, अगर अभी भी आप अभी से भी अच्छे से तैयार करना स्टार्ट करोगे तो ये जॉब आपके हाथ से नहीं जाने वाली, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। क्लियर? नेक्स्ट आपका आ जाएगा नॉर्मल लेबर, ठीक है, नॉर्मल लेबर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या आता है, तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेज 1 थ्रू स्टेज 4, जो स्टेजेस लेबर की हैं, 1 2 3 4 4 स्टेजेस लेबर, कितना सर्विक्स डायलेट हुआ है ना, एफेसमेंट कब होती है, ये सारी चीजें आपको लेबर की इसमें पढ़नी है। नेक्स्ट है हाई रिस्क प्रेगनेंसी और कॉम्प्लिकेशन इसकी, ठीक है, पहला हो गया नॉर्मल, पहला हो गया एएनसी, दूसरा हो गया नॉर्मल लेबर, तीसरा हो गया हाई रिस्क प्रेगनेंसी और उसकी कॉम्प्लिकेशन, जैसे प्री-एक्लेम्पशिया आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद एक्लेम्पशिया आपको पता होना चाहिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपको पता होना चाहिए, पोस्टपार्टम हेमरेज आपको पीपीएच पता होना चाहिए, ये मस्ट है, यहां से क्वेश्चन गारंटेड भर भर के पूछे जाएंगे आपको।
क्लियर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आ जाता है फीमेल पेल्विस के ऊपर और फीटल स्कल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इनका बेसिक डायमीटर और फॉन्टेनेल्स के ऊपर, ज्यादा डेप्थ में नहीं, बस बेसिक फॉन्टेनेल डायमीटर पूछे जाते हैं, फॉन्टेनेल्स और फॉन्टेनेल्स पूछे जाते हैं, कब क्लोजर क्या होता है वो पूछा जाएगा, दैट्स इट, कितने फॉन्टेनेल हैं बस, और कुछ नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट फिफ्थ टॉपिक जो है आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, खासकर हार्मोनल चेंजेस और उनके फेजेस के ऊपर। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने फेजेस हैं, किस फेज में कौन सा हार्मोन एक्टिव होता है, ओवुलेशन किस हार्मोन से होगी, ये सारी चीजें लगभग बहुत हद तक मैं आपको करवा चुका हूं, कुछ कुछ, ठीक है, कुछ कुछ चीजें मैं आपको बैच में नहीं, जो हमारा जेके एसएसबी के कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे स्टार्टिंग में, जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें इसी तरह से जो ये अभी स्ट्रेटजी मैं बना रहा हूँ ना, तो आप जब जिस स्टूडेंट ने वो 22 से शायद 23 लेक्चर होंगे, तो 22-23 लेक्चर में जो आपको कंटेंट मिला है ना, वो इन्हीं टॉपिक्स में से कंटेंट डिलीवर किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आ जाता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, पीडियाट्रिक्स। तो मतलब आपको सबसे पहले सीएचएन को मजबूत करना है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसके बाद आपको किसको मजबूत करना है, इसके बाद आप करोगे ऑब्स एंड गायनी को, ओबीजी को, जिसको हम मैटरनिटी नर्सिंग, मैटरनिटी हेल्थ नर्सिंग कहते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है पीडियाट्रिक्स, ठीक है, पीडिया आ जाएगा। अब पीडिया में हमने क्या क्या देखना है, तो सबसे पहले ग्रोथ और डेवलपमेंट देख लो, माइलस्टोन्स देखेंगे, तो की माइलस्टोन फ्रॉम बर्थ टू 5 इयर्स, 1 से 5 साल तक बच्चे के माइलस्टोन दिख रहे हैं, मतलब क्या, कैसे माइलस्टोन, कब बच्चा जो है बैठ रहा है, कब चल रहा है, कब बात कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट आपको देखना है जो न्यूबॉर्न केयर, न्यूबॉर्न को केयर में आप देखोगे हाउ टू कैलकुलेट द एब्गॉर स्कोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एब्गॉर स्कोर को कैसे कैलकुलेट करना है, क्या स्कोर होता है। क्लियर। कंगारू मदर केयर, ये जरूर देखोगे, जो केएमसी देते हैं हम बच्चे को, केएमसी कितनी देर देनी चाहिए, किस तरह से देते हैं, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आ जाता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। अब न्यूट्रिशन की वजह से जो बच्चों में डेफिशिएंसी होती है, जो डेफिशिएंसी के डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको आप देखोगे, जैसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के ऊपर आप देखोगे, तो डिफरेंशिएट बिटवीन क्वासियोरकर और मैरास्मस रैकेट्स, ये सब आपको देख के जाना है। क्लियर। तो ये जो मैं आपको टॉपिक्स के नाम बता रहा हूँ ना, इन टॉपिक्स के ऊपर आपको एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, यहीं से पेपर आएगा आपका, एफएमपीएसडब्ल्यू का पेपर यहीं से आएगा। मैं बार बार ये चीज आपको कह रहा हूं, क्योंकि काफी रिसर्च के बाद ये चीजें बनाई गई है। क्लियर। नेक्स्ट आपका आ जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक लास्ट जो है आपका वो है कॉमन चाइल्डहुड इलनेस। कॉमन चाइल्डहुड इलनेस जो कॉमनली बच्चों में बीमारियां देखी जाती हैं, जैसे डायरिया की मैनेजमेंट आपको पता होनी चाहिए, ओआरएस जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रिपरेशन क्या है, पता होनी चाहिए, और एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो एआरआई है वो आपको पढ़ के जाना है। तो पीडीएफ में बस इतने ही 4 चीजें आपको देख के जानी है। क्लियर। नेक्स्ट अब हम सब्जेक्ट पे आते हैं, वो है हेल्थ प्रमोशन, न्यूट्रिशन एंड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। इन तीनों को मैंने क्लब करके रख दिया है, कॉज इसमें से देखो क्या पूछा जाएगा, मेजरली क्वेश्चन आता है बायोमेडिकल वेस्ट से। तो जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, जो ये छोड़ के जा रहा है, वो क्राइम करके जा रहा है एग्जाम देने, क्योंकि यहां से क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा। मतलब कलर कोडिंग आपको पता होनी चाहिए, गाइडलाइन कि कौन सा वेस्ट कौन से बिन में जाएगा। ठीक है, ऑल टाइम फेवरेट होता है एग्जाम में क्वेश्चन, ये तो हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आपका आ जाएगा विटामिन के ऊपर आपको पूछा जाएगा, मिनरल्स के ऊपर कि फैट सॉल्युबल कौन सा है, वाटर सॉल्युबल मिनरल्स कौन से हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेस लाइक सिरोसिस के ऊपर, ठीक है, सॉरी स्क्रू के ऊपर पूछा जाएगा। उसके बाद बेरीबेरी के ऊपर पूछा जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस के ऊपर पूछा जाएगा, कौन से विटामिन से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ये सब पूछा जाएगा आपको। क्लियर। नेक्स्ट आपका आ जाता है वाइटल साइंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आपको नॉर्मल रेंज पता होनी चाहिए ब्लड प्रेशर की, ठीक है, हाइपरटेंशन क्या है, हाइपोटेंशन क्या है, माइल्ड हाइपरटेंशन क्या है, मॉडरेट हाइपरटेंशन क्या है, सीवियर हाइपरटेंशन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। पल्स पता होना चाहिए, रेस्पिरेशन के रेट्स पता होने चाहिए, साथ में टेम्परेचर जो है फारेनहाइट से सेल्सियस में आपको कन्वर्जन आना चाहिए, फारेनहाइट कितना होता है नॉर्मल, सेल्सियस कितना होता है नॉर्मल, ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फर्स्ट एड के ऊपर, तो फर्स्ट एड में आपको इमरजेंसी केयर पूछा जाता है, सीपीआर के बेसिक्स पूछे जाएंगे, रूल ऑफ 9 पूछा जाएगा जो बर्न में यूज किया जाता है, देख के जाना, पोजीशंस के ऊपर और चोकिंग के ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा, तो ये चीजें आप देख के जाओगे। अब इन्फेक्शन कंट्रोल के ऊपर देखो, इन्फेक्शन कंट्रोल के ऊपर स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन टेक्निक्स आपको देख के जानी है, ठीक है, स्टैंडर्ड्स जो हैंड वॉशिंग के स्टेप्स होते हैं, जो 5 स्टेप हैं वो क्या है, वो आपको देख के जाने। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आप अगर ये जो मैं टॉपिक्स आपको बता रहा हूं इनकी लिस्ट आप बना के रखो, ठीक है, इनकी आप एक लिस्ट तैयार करके रखो। कोई बात नहीं, अगर आप लिस्ट तैयार करके नहीं रख पाओगे, मैं क्या करूंगा, मैं ये जितने भी मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं ना, इनकी लिस्ट में व्हाट्सएप पे डाल दूंगा,
ठीक है। ये पूरी लिस्ट जो प्रायोरिटी टॉपिक्स की है मैं व्हाट्सएप पे आपको डाल दूंगा, ये आप वहां से आपको एक सिलेबस मिल जाएगा कि ये अब आप देखो कि इनमें से किन किन को आपने अच्छे से पढ़ा है और किन को आपने अभी लाइटली लिया है, और उनको पढ़ना स्टार्ट करो क्योंकि सिलेक्शन लेना है। क्लियर। और लास्ट सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट है ये, कौन सा सब्जेक्ट है ये, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका, मतलब फेवरेट आ जाता है आपके, है ना, एफएमपीएच जेकेएसएसबी में तो भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। अब याद रखना, स्टूडेंट डोंट नीड टू डाइव टू डीप हियर, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हमको डॉक्टर बनने की चुल मचती है, डॉक्टर नहीं बनना है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, टुच्चे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। कई बार तो ऐसे पूछ लेता है कि फंक्शनल यूनिट बताओ किडनी का, नेफ्रॉन। अब आपने बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जाके उसकी एपिथेलियम पढ़ ली थी, क्या करना है उतना पढ़ के, हमको सिलेक्शन लेने से मतलब है। सिलेक्शन किसका होता है? सिलेक्शन ज्यादा पढ़ने वाले का नहीं होता, सिलेक्शन सही पढ़ने वाले का होता है, कैलकुलेटेड वे में पढ़ने वाले का। देखो पढ़ने की कोई यहाँ पे लिमिट नहीं है, यहाँ पे पढ़ने की लिमिट नहीं है। आप अब एनाटॉमी फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं ना, एक बेसिक किताब 200-250 की आती है एनाटॉमी फिजियोलॉजी की, कोई वो पढ़ रहा है, या तो किसी के पास कोई किताब, कोई रोजन विल्सन की बुक पढ़ रहा है, फॉरेन ऑथर्स पढ़ रहा है, कोई बीडी चौरसिया पढ़ रहा है, भाई वो डॉक्टर्स को पढ़ने की है, हमारे हमारे काम की वो नहीं है। तो यहाँ पे आपको अपनी लिमिट्स को देखना है, लिमिट्स को पुश नहीं करना है यहाँ पे। क्लियर। उससे अच्छा रिवाइज करो बाकी चीजों को। तो देखो अब यहाँ पे बहुत डाइव नहीं जाना है, बट द जो आपके फंडामेंटल हैं, ठीक है, फाउंडेशंस जो स्टडी सिस्टम के हैं मस्ट बी क्लियर, ठीक है। जो फाउंडेशंस हैं, ठीक है, उनको क्लियर रखना है। फॉर एग्जांपल आपको एनाटॉमिकल पोजीशंस पता होनी चाहिए, आपको उनके नाम पता होने चाहिए, उनके बेसिक फंक्शंस पता होने चाहिए, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। फाउंडेशनल सिस्टम आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले कौन सा सिस्टम आपको पता होना चाहिए, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बेसिक फंक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, इंटरनल जेनाइटेलिया, उसके बाद मेल के अंदर अगर आप आ जाओ तो पेनिस के बारे में आपको पता होना चाहिए, टेस्टिकल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो टेस्टिकल्स जो हैं उनका टेम्परेचर जब राइज, वो कैसे टेस्टिकल्स जो है वो एब्डोमिनल कैविटी की तरफ चढ़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसको 2 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए। क्लियर। उसके बाद एपिडाइमिस क्या होता है, तो इनके नाम आपको सिक्वेंशली पता होने चाहिए, एपिडाइमिस, वॉस डिफरेंस, वॉस एफ्रेंचिया। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको क्लियर होना चाहिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया ब्लड और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ब्लड और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से भी भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर आपको यूनिवर्सल डोनर पूछा जाता है, रेसिपिएंट पूछा जाता है, और बेसिक ब्लड की कंपोनेशन जो इसकी जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट हो गया, क्या बोलते हैं इनको, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, है ना, थ्रोम्बोसाइट्स, इनके ऊपर जो कंपोजिशन है इनकी, इनको थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे। और नेक्स्ट आपको एंडोक्राइन सिस्टम पूछा जाता है। मेजर जो पूछा जाएगा, मेजर ग्लैंड्स एंड देयर प्राइमरी हार्मोन सच एज थायराइड और इंसुलिन। जैसे थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड क्या सेक्रेट कर रहा है, इंसुलिन जो है हार्मोन कहाँ से सेक्रेट होता है, आपको पता होना चाहिए हार्मोन क्या है, ये क्या है। और एक ऐड करना मैं यहाँ पे थोड़ा भूल चुका हूँ, जिसको हम जीआई सिस्टम बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं, इसको भी देख के जाओगे। बस इतना ही एनफ है, इससे ज्यादा आपको कुछ करके जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए देखो, अब इसने इससे ज्यादा, जिसने इससे ज्यादा पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा है 60 to 80% यहाँ से पेपर आएगा, इवन मोर देन 80 आ सकता है। बट जो बच्चा बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है, मैं अब उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिसने अभी तक कोई उतना खास तैयारी स्ट्रेटजी के साथ तैयार नहीं की थी, तो उसके लिए स्ट्रेटजी है कि ये पूरा सिलेबस अब आपको पढ़ना है, इनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मेन आ जाते हैं मुद्दे की बात पे कि अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 जून, अब हम मान के चलो 1 जून से हम पढ़ रहे हैं, अभी 30, ये वीडियो शूट हो रहा है दोपहर के लगभग 2:30 बजा हुआ है, तो 4-5 बजे तक ये वीडियो आपके सामने आ जाएगा। अब देखो कल 31 है, मान के चलो 31 को आपने ये वीडियो देखा और 31 को अब आपने फैसला किया कि मैंने तैयारी स्टार्ट करनी है, तो 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक आपके पास 61 डेज है। मैं अगस्त के दिनों को नहीं काउंट कर रहा, कॉज पहले हमको इन दिनों की बात करनी है, इन दिनों हम क्या मेहनत करेंगे, क्या तैयारी करेंगे। जो कश्मीर से स्टूडेंट है उनकी ईद तो अब कंप्लीट हो चुकी है, अब बीच में आपको कोई डिस्ट्रक्शन नहीं आएगी, अब आप पढ़ना मेहनत स्टार्ट करो, कॉज जो अगली ईद हमने मनानी है वो जॉब से छुट्टी लेके घर आएंगे तो तब मनाएंगे, ये प्रॉमिस खुद के साथ करो, इस तरह की मोटिवेशन खुद में रखो। क्लियर। तो देखो 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक हमारे पास 61 डेज हैं, ये क्लियर हो गया। इन 61 डेज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक 40 डेज का स्लॉट, एक 21 डेज का स्लॉट। अब हम आ जाते हैं पहले 40 दिन हमने क्या करना है। ये जो पहले 40 दिन है, और ये जो स्लाइड अभी है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, कागज पे इसको लिखना स्टार्ट कर दो, इस प्लान को लिखना स्टार्ट कर दो, इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। जो 40 दिन है, इन 40 दिन हम क्या करेंगे, हम थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे अपनी, जो हमारी थ्योरी है, जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए
सब्जेक्ट्स का अगर मैं सीक्वेंस बताऊं तो सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को देखोगे आप, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बाद आप ओबीजी को देखोगे, ठीक है। उसके बाद आप जो एफओएन न्यूट्रिशन वाला था उसको देखोगे, फर्स्ट एड वाला पोर्शन। इसके बाद आप देखोगे आपका एमएसएन वाला पोर्शन जिसको एनाफिजियो है, इसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और लास्ट पे आप देखोगे पीडिया को। बस इतना ही करके जाओगे। अब आप बोलोगे कि सर फार्माकोलॉजी उतना कुछ नहीं पूछता, फार्मा में जो बीच में क्वेश्चन आएंगे वो निपट जाएंगे आपके। क्लियर? देखो ध्यान से समझो, अब यहां तक मैंने आपको ये चीज बता दी। अब आपको क्या देखना है इसमें, अब आपको इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो मैंने पहले ही बोला कि हम इसको तोड़ रहे हैं दो हिस्सों में, 40 दिन में क्या। तो पहले आप थियरी को स्ट्रॉन्ग करोगे, जो टॉपिक्स की लिस्ट दी है वहां से थियरी पढ़ेंगे हम। थियरी के बाद हम उस पर एमसीक्यू करेंगे। फिर अगर हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पड़े हैं, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे उन टॉपिक्स के। और साथ में मॉक टेस्ट अगर हम दे रहे हैं तो हम मॉक भी देंगे। क्लियर? तो ये हम इन 40 दिन करेंगे, ये हमने करना ही करना है। अब जो नेक्स्ट 21 डेज बचेंगे इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अब 21 डेज में कोई रिस्क नहीं लेंगे, कोई थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, एक वो स्टूडेंट है जिसने ये सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। क्लियर? ये सारे टॉपिक जितनी मैंने लिस्ट बना के दी है वो सारे उसने पढ़ लिए हैं, स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं। हर दिन वो 100 क्वेश्चन, क्योंकि पहले से वो हमें फॉलो कर रहा है, हर दिन उसने 100 क्वेश्चन भी लगा लिए हैं। अब वो क्या करे, अब मैं उसको एक ही चीज कह रहा हूँ कि नया कुछ नहीं पढ़ना है, नहीं कोई चीज नहीं पढ़नी है। इस टाइम पे कोई स्टूडेंट किताब नहीं खरीदेगा, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है आपको। आपके पास जो बुक ऑलरेडी पढ़ी है उसी बुक को आप रिवाइज करोगे, दैट्स इट। क्योंकि इस टाइम पे आप जो किताबें खरीदोगे, नोट्स लाओगे, वो अब बर्डन हो जाएगा। अब टाइम रिवीजन का है। और अगर कोई नए से ही स्टार्ट कर रहा है तो वो इन टॉपिक्स को पढ़ के जाए एटलीस्ट। ये जो मैंने लिस्ट बना के दे दी है, ये 5 सब्जेक्ट के जो मैंने मेन मेन 4 4 5 5 टॉपिक्स दिए, इतना तो पढ़ के जाना पड़ेगा, तभी जाके एग्जाम में कुछ हो पाएगा। क्लियर? तो अब स्ट्रेटजी क्या रहेगी हमारी, कैसे पढ़ें? याद रखना, पहले दिन डे 1 आप टॉपिक पढ़ोगे। मान के चलो आज मैंने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को पढ़ा, आज मैंने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को पढ़ा, उसके रूट्स को पढ़ा, डोज को पढ़ा, उसमें जो कौन सा नाम है उसका मैंने याद कर लिया। आज मैंने पूरे इम्यूनाइजेशन को ढंग से पढ़ा। अब क्या मैं आज उसके एमसीक्यू करूंगा? बिल्कुल नहीं। सेम डे जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, उसी दिन जब आप उसके एमसीक्यू करोगे, आपके सारे ठीक निकलेंगे। और जो आपका नॉलेज था वो पेरिफेरी पे है, ताजा ताजा याद है, उसी टाइम भूल भी जाओगे। लेकिन आपने पहले दिन वो टॉपिक पढ़ा, अब नेक्स्ट डे आपने उस टॉपिक पे डायरेक्टली एमसीक्यू करने हैं, वापस उस टॉपिक को भी रिवाइज नहीं करना है, एमसीक्यू करो। जब आप एमसीक्यू करोगे ना अगले दिन, और एमसीक्यू करने का तरीका ये है, कोई भी एमसीक्यू कर रहे हो प्लेन पेज साथ में रखा करो, वहां पे पहले सॉल्व किया करो। जैसे आपने मान के चलो 20 एमसीक्यूज आप सॉल्व कर रहे हो, तो पेपर रखो, वहां पे आप लिखो पहले का ए आया, दूसरे का सी आया, तीसरे का ऐसे, फिर चेक करो, उसको टेस्ट की तरह दिया करो, फिर देखो आपके कितने गलत निकले। यहां पे आपको जब एमसीक्यू करोगे ना, आपको पता चलेगा कि आपको कोई नई इंफॉर्मेशन पता चली जो आपने टॉपिक में नहीं पढ़ी थी, उसको नोट कर सकते हो, या जो आपने पहले ही पढ़ लिया था उस टॉपिक में बट आपका एमसीक्यू नहीं निकला, दैट मींस इस टॉपिक में अभी कुछ चीज आपको याद नहीं थी, वो कच्ची थी, अब पक्की हो जाएगी। तो उसी डे 2 पे आप क्या करोगे, एमसीक्यू करने के बाद आप अब इस टॉपिक को और इन एमसीक्यू के ऊपर जो नए टाइप के क्वेश्चन आए थे उनको रिवाइज करोगे, सेकंड डे ही, सेम डे। रिवीजन करने के बाद तीसरे दिन की बात अगर मैं करूं, यहां पे आप दोगे टेस्ट इस स्पेसिफिक टॉपिक का। अब ये टेस्ट कहां से लाएं? जिनके पास किताबें हैं वो डायरेक्टली किताबों से क्वेश्चन करने सॉल्व करे उस टॉपिक के, डायरेक्टली पेज पकड़ो और करना स्टार्ट करो। जिनके पास बुक नहीं है वो चैट जीपीटी को डायरेक्टली टॉपिक का नाम दो और बोलो मुझे इसके ऊपर 50 एमसीक्यू बना के दे, हार्ड बना के देना। या अपने एग्जाम का नाम लिख लो कि एफएमपीएसडब्ल्यू पैटर्न जेकेएसएसबी की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, टूटी फूटी इंग्लिश में बोलो, चैट जीपीटी बना के दे देगा, 50 एमसीक्यू बना के देगा विदाउट आंसर। उसके बाद आप उनके जो है टेस्ट दो, उसके बाद चेक करो कि आपको कितना आ गया। तो ये आप कर सकते हो। क्लियर? और याद रखना, जैसे ही आपने टेस्ट दिया, मॉर्निंग में आपने टेस्ट दिया, आप इवनिंग में क्या करोगे, वो टेस्ट देके अपने नंबर मिला के अपने आप को, या तो आपके अच्छे निकले तो आप मोटिवेट हो गए, और अच्छे नहीं निकले डिमोटिवेट हो गए, छोड़ दिया, ये नहीं। यहां तक हर स्टूडेंट करता है। देखो जो स्टूडेंट कैसे डिवाइड होते हैं, कुछ बच्चे बस टॉपिक पढ़ के खुश हो जाते हैं, टॉपिक पढ़ा खुश हो गए, हमें आ रहा है, बात खत्म, अगले दिन दूसरा टॉपिक। जो मैं आपको स्ट्रेच बना के दे रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेच है। आपने टॉपिक पढ़ा, अगले दिन उस टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू किए, ये एक अच्छा स्टूडेंट आ गया जो डेडिकेटेड है। फिर उस एमसीक्यू करने के बाद जब रिवाइज में, यहां बहुत कम पहुंच जाते हैं, ये फिल्टर हो रहे हैं बच्चे, ये रिवाइज कम कर रहे हैं। फिर रिवाइज करने के बाद टेस्ट देना, तो ये बहुत ही मतलब एक रेयर कंडीशन आ गई कि वो अब टेस्ट भी दे रहा है।
जो सिलेक्शन वाला स्टूडेंट है वो इस पूरे को क्रॉस कर लेता है, लेकिन जो रैंक लाने वाला स्टूडेंट है, जो एक्चुअल में टॉप करते हैं, जो एक्चुअल में सिलेक्शंस लेते हैं बहुत आसानी से, वो इस टेस्ट को एनालाइज करने का दम रखते हैं। आपको एनालाइज जरूर करना है। अब एनालाइज कैसे करना है? क्वेश्चन देखा, गलत था, क्वेश्चन पढ़ा, किस टॉपिक का गलत था, टॉपिक नोट किया, क्या गलत था उसमें, क्या मुझे कोई फैक्ट भूल गया, कोई इंफॉर्मेशन भूल गई, या मुझे टॉपिक में ही कुछ बेसिक में गड़बड़ थी। फैक्ट भूला, फैक्ट को याद कर लिया, टॉपिक में कोई गड़बड़ है, कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ है, दोबारा उस टॉपिक को पूरा खंगाल दूंगा। ये स्टेप जब आप फॉलो करोगे ना, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कोई क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होगा। याद रखना, गलतियां होंगी, जरूर होंगी, बस फर्क इतना है जितनी गलतियां हो सकती हैं अपने टेबल पे करके जाओ, बिकॉज वहां एग्जामिनेशन हॉल के डेस्क पे ना करके आना। क्योंकि जिस स्टूडेंट ने घर में, क्योंकि गलतियां पहला स्टेप है सिलेक्शन का, जो स्टूडेंट की गलती कहीं नहीं हुई उसकी वहां गलती हो जाएगी। ये दिमाग से निकाल दो कि क्या पता सिलेक्शन हो जाए। अगर आप दिमाग में ये सोच के जा रहे हो ना कि दे देते हैं एग्जाम, क्या पता सिलेक्शन हो जाए, क्या पता से कभी सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, किस्मत इतनी ज्यादा नहीं चमकती है, समझ आ गया? तो आपको जो गलतियां हैं वो करो, जितनी ज्यादा गलतियां होंगी अपनी पीठ थपथपाओ, खुद को अप्रिशिएट करो कि हाँ मैंने एटलीस्ट ट्राई तो किया, और जहां जहां गलतियां थी मुझे पता चला, मैं एनालाइज कर रही हूं, अब मैं आगे बढ़ रही हूं, मैं सिलेक्शन ले लूंगी। तो ये करना स्टार्ट करो। अगर 60 दिन, जो 60 दिन का मैं प्लान दे रहा हूं, अगर तुम मुझे एक बात बताओ, अगर ये 60 दिन तुमने दिन के सिर्फ 100 क्वेश्चन इस तरह से करना स्टार्ट कर दिए, तो लगभग कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? आप अंदाजा लगाओ। ठीक है, तो कहां से क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर? अब कोई भी बुक है तुम्हारे पास, आगे बुक्स के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करूंगा, बट ये स्ट्रेटजी याद रखो। अब मैं यहाँ पे टाइम टेबल का ज्ञान तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि टाइम टेबल तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारा अपना होगा। किसी को रात में पढ़ने का अच्छा लगता है, किसी को सुबह। मैं ये नहीं कहूंगा कि सुबह उठ के पढ़ो, अर्ली मॉर्निंग तो जबरदस्त हो जाएगा, रात को बैठो तो अच्छा हो जाएगा। जब तुम्हें फिजिबल लगता है। इस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में सिर्फ 3 प्रायोरिटीज हैं। सबसे पहले पढ़ना, दूसरा सोना, तीसरा खाना, दैट्स इट। तुम्हारे दिमाग में चौथा ख्याल नहीं आना चाहिए। पहला, तुम उठे और तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, और नींद आई तो सो गए, ठीक है, भूख लगी तो खाना खाया, फिर क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। बस इन 3 में ही आप अभी घूमो। ये 60 दिन जो है मशीन की तरह बिहेव करना स्टार्ट करो। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्लीप। आप इस तरह से बांटो अपने टाइम को। 24 आवर्स हैं आपके पास, इन 24 आवर्स में से 8 घंटे में अपनी नींद को दूंगा। ठीक है, इन 24 आवर्स में से 8 घंटे में अपनी नींद को दूंगा, 8 घंटे में अपनी सेल्फ स्टडी को दूंगा, जिसमें मैं थ्योरी पढ़ूंगा, जिसमें मैं एमसीक्यू करूंगा, ये सब करूंगा। जो मैं ये सारी चीजें बोल रहा हूँ ना, ये आप करोगे। ठीक है, डे 1 डे 2 डे। अब यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे ये मत करने बैठ जाना कि एक ही टॉपिक दिन का, दिन के कम से कम 3 टॉपिक आपने किए, कम्युनिटी के 2 किए, एक मैंने ओबीजी का कर लिया। वैसे करके करो, मतलब टोटल मैंने आपको 20-22 टॉपिक बताए। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग, मैंने ये 20-22 टॉपिक करने हैं, मैं किस दिन किस टॉपिक को करूंगी, किस दिन किस टॉपिक का एमसीक्यू होगा, किस दिन उसका रिवाइज होगा, किस दिन उसका टेस्ट होगा, ये सारा फ्रेमवर्क अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी वीडियो देख रहे हो, वीडियो खत्म होगा उसके बाद अपना प्लान बना दो, और अपना प्लान बनाने के बाद मुझे जरूर कमेंट में बताना कि किस किस स्टूडेंट ने अपना प्लान बना लिया है और अब वो सेलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि याद रखना, जब भी एक बहुत बड़ी इमारत बनती है ना, बिल्डिंग, तो सबसे पहले उसका नक्शा बनता है। तो जब तुम्हारी सिलेक्शन होगी तो पहले तुम अपनी सिलेक्शन को अपने कागज में अपने हाथों से लिख दो कि अब हमारी सिलेक्शन होगी, इस बार होगी। एटीट्यूड ऐसा बनाओ कि सिलेक्शन होना तो है ही। ये दिमाग में नहीं आना चाहिए आपके सवाल की सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये लूजर्स का माइंडसेट है। जब नहीं होगा तब सोचेंगे ना, उसके बाद सोचेंगे नहीं होगा। अभी से सोचने का क्या मतलब बनता है? अभी अपने दिमाग में इतना प्रेशर डालने का क्या मतलब बनता है? कोई नॉनसेंस नहीं। एफएमपीएसडब्ल्यू की पोस्ट पता नहीं कितने सालों के बाद आई है, अब न जाने कब आएगी। ये लास्ट मौका है। ठीक है, डू और डाई की सिचुएशन है। हम कुछ भी कर लेंगे, हम ये टॉपिक जरूर करेंगे, हम सिलेक्शन लेंगे, दैट्स इट। बस कोई दिमाग में ये मतलब जो बोल रहा है पैटर्न चेंज हुआ, ये हुआ उसका नहीं होना है। जो ये ज्ञान दे रहा है ना, या तो उसका हुआ नहीं था खुद, या तो उसका अब होना नहीं है, वो हिम्मत हार चुका है, अब तुम्हारी भी तोड़ रहा है हिम्मत। उसकी मत सुनो। अगर आपको मुझ पे 1% भी भरोसा है, अभी तक आप इतना कंटेंट फॉलो करते आ रहे हो, तो अब आप इसमें लगे रहो। ठीक है, करते रहो। नेक्स्ट, 8 घंटे आपने स्लीप करना है, 8 घंटे अब आप पढ़ोगे, और 2 घंटे तो आपने निकालने मस्ट, ये अपने रिवीजन के लिए। ये 2 घंटे आपसे कोई नहीं छीनेगा। याद रखना, ये 2 घंटे आपने देने ही देने हैं। रात को सोने से पहले 2 घंटे आप रिकॉल करोगे, और रिकॉल का तरीका एक्टिव रिकॉल करोगे। जो आज मैंने टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक को मैं रिकॉल करूंगा। रिवीजन कैसे करना है वो नहीं, कॉपी खोली और अंडरलाइन किया आगे बढ़े, नहीं, आंखें बंद करो। और आज मैंने क्या पढ़ा? प्रेक्लम्पशिया पढ़ा। प्रेक्लम्पशिया में क्या होता है, ये होता है, अच्छा ऐसे, इस तरह से होता है, इस तरह पे ब्लीडिंग है, ये वो सारा आप रिवाइज कर रहे हो।
आपने जीआई सिस्टम को रिवाइज किया, जीआई सिस्टम में माउथ है, माउथ के बाद उसकी इसोफेगस होती है, फिर स्टमक होता है, स्टमक में एचसीएल आता है, एचसीएल कहाँ से आता है, स्टमक में पेप्सिन आता है, पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट सिस्टम में सबसे पहले किसकी डाइजेशन होती है, कार्बोहाइड्रेट की, कहाँ होती है, माउथ में होती है, किसकी वजह से होती है, अमाइलेज की वजह से होती है, उसके बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, ठीक है। इस तरह से आप रिवाइज करो। एक्टिव रिकॉल, जहां भूल रहे हो उस पॉइंट को लिखो, ये मुझे भूला, ये मुझे भूला, ये मुझे भूला, ये मुझे भूला, रात को वो क्वेश्चंस बना के रखो, यहाँ यहाँ मैं भूल रही हूँ। और मॉर्निंग में जब आप उठे, जो वो जंक्स थे ना रात को कि मुझे ये भूल रहे थे, उन पॉइंट्स को वापस से उस रिवाइज करो, देखना बहुत सारे पॉइंट आपको याद आ चुके होंगे, ठीक है। और सुबह वापस से उनको फिल करो गैप्स को और आगे बढ़ो। न्यू स्ट्रेटजी, अगला दिन, अगली उम्मीद, और वापस से पढ़ना स्टार्ट। क्या टॉपिक आज का है, किस टॉपिक को मैंने करना है, कल वाले टॉपिक के किसके मैंने एमसीक्यू करने हैं, किसका मैंने टेस्ट देना है और एनालाइज किसका करना है, वो सारा करना स्टार्ट। अब जो स्टूडेंट ये कह रहा है कि 8 घंटे की नींद, स्लीप बहुत जरूरी है, फोन तुम यूज ही करते रहोगे, एक टाइम उसकी बैटरी डेड होगी जितनी, क्योंकि याद रखना ये जो ब्रेन है ना, इसको जब रेस्ट मिलता है ना, जब तुमने ये 10 घंटे जब खुद को एकदम से आपने घिस लिया ना इस ब्रेन को, जब आप इसको स्लीप दोगे ना, इसका ये मतलब नहीं तुमने टाइम वेस्ट किया, इसका ये मतलब है जो उसने वो पढ़ा था उसको वो अपने सबकॉन्शियस में अब उतारेगा, वो तुम्हें याद रख, क्योंकि यही मशीन हम लेके जा रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर में। इसी को जब इग्नोर करेंगे तो कहां से सिलेक्शन होगा। तो स्लीप बहुत जरूरी है, 8 घंटे स्लीप करो। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा है, हम अभी से स्टार्ट कर रहे हैं सर, बहुत मुश्किल है, तो ठीक है, 6 घंटे मिनिमम, 6 घंटे से कम बिल्कुल नहीं, 6 घंटे से कम बिल्कुल नहीं, बाकी चीजों को इग्नोर करो, स्लीप को इग्नोर मत करो। इज इट क्लियर। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, क्वेश्चन इस तरह से आएगा, अगर पैटर्न चेंज हुआ तो इस तरह से होगा, इसके अलावा पैटर्न चेंज नहीं होगा। अब पैटर्न क्या चेंज हुआ, यहां पे थोड़ी सी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, कुछ नहीं है, बस पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, आंसर इजीली निकल जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक तरीका बताऊंगा कि आप जो भी क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आप उसको इस तरह से पढ़ो। बाकी जिन स्टूडेंट ने हमारी जेके एसएसबी सीरीज देखी हुई है ना एमसीक्यू की, एक क्वेश्चन को करवाते टाइम एक क्वेश्चन का आंसर और उसके बाद उसके रैशनल और उसके बाद उस एक क्वेश्चन में हम कितने सारे क्वेश्चन को घुमा के कर देते थे, वो तरीका अब आपको लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन, इसको आप रीड करो क्वेश्चन को, ठीक है, मैं यहां पढ़ के नहीं बताऊंगा, समझाऊंगा नहीं कुछ भी, आप क्वेश्चन को रीड करो और यहां पे देखो ऑप्शंस और यहां पे आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन मेन खेल है रैशनल का, आपने इस तरह से रैशनल पढ़ने, आपने रैशनल पढ़ा पहले, इस आंसर का, इस क्वेश्चन का ये आंसर क्यों था ये भी दिया हुआ है, इसके साथ साथ अब यहाँ पे जो एब्रेप्शो प्लासेंटा था, तो ये एब्रेप्शो प्लासेंटा के बारे में भी थोड़ा लिखा हुआ है, उसके बाद एक यहाँ पे वासा प्रीविया क्वेश्चन था, तो इसके बारे में भी थोड़ा लिखा हुआ है, साथ में जो है यूट्राइन यूट्राइन रप्चर के ऊपर भी है, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है। मतलब मेरा कहने का कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन है ना, कोई भी, इसको खासकर इस टेक्निक को आपने लगाना है पीवाईक्यू में, जब भी आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर ये कोई क्वेश्चन है, इसके ये 4 ऑप्शन है, ये टेक्निक जो स्टूडेंट पहले से फॉलो कर रहा है वो सोच रहा होगा कि कितनी बार बता दिए, क्योंकि यहीं से सिलेक्शन होता है। आप क्वेश्चन पढ़ा, आपने क्वेश्चन में देखोगे एक कीवर्ड होगा, जरूर होगा वो कीवर्ड। वो कीवर्ड कैसे है, जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं मेरे को कीवर्ड क्या मिल रहा है, मेरे को कीवर्ड मिल रहा है यहाँ पे पेनलेस ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग, मुझे मिला कीवर्ड। और क्या कीवर्ड मिला मेरे को, कीवर्ड मिला यहाँ पे कि इसका जो है 36 वीक ऑफ गेस्टेशनल पीरियड है, तो मतलब मेरे को गेस्टेशनल पीरियड पता होना चाहिए, 36 वीक कौन सा ट्राइमेस्टर है पता होना चाहिए, साथ में मुझे पेनलेस राइट वेजाइनल रेड वेजाइनल ब्लीडिंग पता होना चाहिए, और यूट्रस जो है सॉफ्ट है, रिलैक्स्ड है, तो और नॉन टेंडर है, तो ये कीवर्ड्स मिल रहे हैं, तो मेरे को कीवर्ड्स पता होना चाहिए। उसके बाद जो ऑप्शन है ना, उन ऑप्शंस में एक तो आंसर होता है, मान के चलो इसका ये आंसर है, ठीक है, बी इसका आंसर था, लेकिन जो ये बाकी 3 है ना, ये 3, इन 3 को भी आपने पढ़ना है, ये 3 अपने आप में एक टॉपिक है, तो इन 3 के ऊपर भी आपने डिस्कस करना है। एक रैशनल, अगर एक क्वेश्चन का स्पेसिफिक आंसर बी था, उसका ए क्यों नहीं है वो आपको पता होना चाहिए, उसका सी क्यों नहीं है वो आपको पता होना चाहिए, उसका डी क्यों नहीं है वो आपको पता होना चाहिए, तो रैशनल डिटेल में करेंगे। बात समझ आ गई। ये आपको तरीका रहेगा हर पीवाईक्यू को करने का, और दिन में अगर आपने सिर्फ मान के चलो, मैं कहता हूं कि 20 पीवाईक्यू कर लिए, 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप एक दिन में कर रहे हो, तो 60 डेज में आपके कितने पीवाईक्यू हो रहे हैं,
ठीक है, आप कैलकुलेट करो, आप देखो, और वो सिर्फ पीवाईक्यू एक आंसर आपको पता नहीं चल रहा है, उस एक आंसर के बाद वो तीन तीन ऑप्शंस, मतलब तीन तीन नई चीजें पता चल रही हैं, तो आपके पास खुद के एक सेल्फ नोट्स न जाने कितने बन जाएंगे। और इस टाइम पे अगर आप ये सोच रहे हो कि अब हमको लिखने का टाइम है क्या, बिल्कुल है, लिखो, लिख लिख के याद करो। अभी क्या है, इतने छोटे से तो, इतना सा तो मैंने सिलेबस बता दिया आपको, पढ़ो, मेहनत करो। यहाँ पे नई बुक नहीं लेनी है ये, लेकिन आप इंटरनेट से कर रहे हो, कर सकते हो, चैट जीपीटी से निकाल सकते हो, अगर आपके पास कोई बुक है वहां से कर सकते हो। और नई चीज कोई नई, इसके अलावा कोई नया मत पढ़ना। हाँ, इसमें से कुछ छूटता है उसको जरूर पढ़ना, इसको छोड़ के मत जाना। ठीक है, इनमें से कोई भी टॉपिक अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा था उसको पढ़ो, वो रिस्क नहीं है, वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। इज इट क्लियर? लास्ट पे इस तरह की किताबें आपके पास अब होंगी, किसी के पास विशाल पब्लिकेशन की होंगी, किसी के पास वरदान पब्लिकेशन की होंगी, किसी के पास जो है यहाँ पे विनोद पब्लिकेशन की होंगी, किसी के पास यहाँ पे जो है हमारा डॉक्टर प्रीति अग्रवाल ये बुक होगी, किसी के पास टारगेट है होगी, किसी के पास पीआर यादव होगी। मैं किसी भी बुक को ये नहीं कह रहा कि ये बुक बेस्ट है, अगर आपके पास ये नहीं है ये ले लो। इनके अलावा भी अगर आपके पास जो भी बुक है, आपके पास जो बुक है वो द बेस्ट बुक है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। किताब कोई भी अच्छी बुरी नहीं है, उसके अंदर कंटेंट सेम है, बस याद रखो एक बुक को लगभग 10 बार पढ़ लो, 10 किताबों को एक बार नहीं पढ़ना है, इस टाइम पे बुक नहीं खरीदनी। इनमें से कोई भी किताब है, पढ़ो, पढ़ते रहो। देखो, अब प्रीति अग्रवाल, टारगेट है और पीआर यादव अगर बोलूंगा ये थोड़ी हाई लेवल हो जाएंगी, बट बेसिक एफएमपीएसडब्ल्यू के लिए ये 3 बुक्स में से कोई भी कर लोगे तो एनफ है। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई आपको? तो बुक्स के ऊपर अब मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा। लास्ट पे आपको एक मेन टिप मैं देना चाहता हूं, वो क्या है, नेगेटिव मार्क्स की स्ट्रेटजी याद रखना। आप यहाँ पे तुक्के मार के मत आना, नहीं आता है छोड़ दो, नहीं आता है छोड़ दो, तुक्के मत मारना, क्योंकि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। तो आप जब क्वेश्चन ठीक करते हो आपको नंबर मिलता है, गलत करते हो नंबर कटता भी है, तो नेगेटिव मार्किंग है। इसलिए याद रखना, जिस भी क्वेश्चन में आपको 50 से 60% कंफर्म है कि ये है, और एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। मगर आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, उसमें से आपको पता नहीं है कि इसका ये आंसर है, लेकिन ये जरूर पता है कि ये तो नहीं हो सकता, एलिमिनेट करो। कभी कभार ऐसा होता है कि हम देखो 4 ऑप्शंस में से अगर आपने 2 भी एलिमिनेट कर दिए, वो 2 हैं, उन पे हम रिस्क ले सकते हैं। तो मतलब 50 से 60% जब आप कंफर्म हो तभी आंसर दो, उसके अलावा जो ब्लाइंड तुके हैं वो नहीं मारने। दूसरी टिप ये है कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल गारंटेड मार्क्स, यहां से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, ये जरूर पढ़ के जाना प्लीज। नेक्स्ट है हेल्थ स्कीम, और हेल्थ स्कीम की लिस्ट बना दो पूरी, इनकी फुल फॉर्म याद करो, कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था याद करो, इनका टारगेट ग्रुप क्या है, ठीक है। डेली 5 मिनट इनको रिव्यू करो, इसको भी डेली रिव्यू करो, इसको भी डेली रिव्यू करो, कॉज ये भूल जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो। जेके एसएसबी में पैटर्न रिपीट होता है, याद रखना, पुराने पेपर मस्ट है यहाँ पे। लेकिन पीवाईक्यू किस तरह से, पीवाईक्यू डायरेक्टली एज इट इज रिपीट नहीं होगा, सेम सेम का सेम, लेकिन किस तरह से रिपीट होगा, उस क्वेश्चन के अंदर जो कीवर्ड होगा उसके टॉपिक में से कोई क्वेश्चन पूछेगा, या तो वो जो ऑप्शन दिए थे उनमें से कोई क्वेश्चन डाल देगा, तो जरूर पीवाईक्यू हम रिपीट करेंगे। नेक्स्ट चीज आपको यहाँ पे एग्जाम वाले दिन का, ये मैं आपको अलग से जो है वीडियो एक बना दूंगा। मैंने आपको 31 जुलाई तक का ही टास्क दिया है, जो आगे 7 से 8 दिन है, उन 7-8 दिन हम क्या धमाका मचाएंगे, वो उन दिन की स्ट्रेटजी मैं आपको बता दूंगा। क्लियर? तो ये सारी स्ट्रेटजी और ओएमआर शीट को केयरफुली कैसे भरना है वो भी मैं उसी वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी मैं ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सारी चीजें नहीं बताऊंगा। बस अब आप एक चीज मैं आपको बताऊं कि अभी भी अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ पे अगर मैं आपको अपनी प्लेलिस्ट एक दिखाऊं ना, वहां पे उस प्लेलिस्ट में मैंने एक एक चीज को कवर करके रखा है, ये आप देख सकते हो। पैरामेडिक्स एंड नर्सिंग बोर्ड, जैसे ही आप चैनल को ओपन करोगे, यहाँ पे फंडामेंटल के क्वेश्चन 22 लेक्चर्स हैं, 22 वीडियोस हैं, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन दिए हुए हैं। और मेन जो हमने जेकेएसएसबी की, जो ये है जेकेएसएसबी पीवाईक्यू लास्ट सीरीज, 23 लेक्चर हैं, इस सीरीज को देखो। इस सीरीज के अंदर न जाने कितने क्वेश्चंस हमने एफएमपीएसडब्ल्यू एमएमपीएसडब्ल्यू के करवा दिए। क्लियर? जूनियर नर्स के भी इसमें क्वेश्चन करवाए हुए हैं। इस सीरीज को देखो, लगभग 23 इसमें लेक्चर हैं, और 23 लेक्चर में हर क्वेश्चन को इतने डेप्थ में जाके किस तरह से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन को कितना घुमा रहे हैं, वो यहाँ से आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप अभी अभी तो देखो एफएमपीएसडब्ल्यू की बात है, इसके अलावा हमने एक बैच स्टार्ट किया था, पीआर यादव सारथी बैच, और बहुत आप में से स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। लगभग इसके अभी हमारे लास्ट लेक्चर जो है अभी कल आया है, इसके लगभग जो है 18 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें ओबीजी के 10 आ चुके हैं, और साथ में आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम अभी स्टार्ट हुआ है। ये तो अभी स्टार्ट हुआ है, इसको अभी देखने का आपको उतना बेनिफिट नहीं है, बट जो स्टूडेंट देख रहे हैं तो अच्छी बात है, उनका नॉलेज गेन हो रहा है और कॉन्सेप्ट उनके और अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। बट ये पीआर है तो अभी कंप्लीट तो नहीं हो सकता एग्जाम तक, वो तो
वो तो भूल जाओ कि ये खत्म होगी, क्योंकि बहुत बड़ी बुक है, धीरे धीरे इसको हम करवा रहे हैं। तो ये चीजें अब आपने फॉलो करनी है, जरूर फॉलो करनी है, इनको मत छोड़ो। और एक चीज, व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप हो ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल पे हो, वहां लास्ट पे चले जाओ, जब ग्रुप स्टार्ट हुआ है, हर दिन के 6 से 7 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहाँ से करें, कहाँ से लाएं, मैं बता रहा हूं कि कितना डाटा, कितना कंटेंट दे चुके हैं हम, क्या आपने वो पूरा फॉलो किया। कुछ स्टूडेंट कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट करते हैं रेगुलरली, क्वेश्चन के आंसर देते हैं, मैं हर स्टूडेंट को देख रहा हूं। आपने उस व्हाट्सएप पे लास्ट पे चले जाओ, वहां से हर दिन 7 क्वेश्चन है, अभी तक लगभग हम 30 40 50 दिन से रेगुलर क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो वो न जाने कितने 400-500 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके अलावा टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे भी अलग डिफरेंट क्वेश्चन है। इवन अगर आप इसकी पोस्ट में चले जाओगे यूट्यूब के, इस पोस्ट में भी भर भर के क्वेश्चन है, हर दिन 4-5 क्वेश्चन, ऐसे कर करके बहुत सारे क्वेश्चन हम रोज डाल रहे हैं। तो क्वेश्चन का आपके पास जखीरा पड़ा हुआ है, ये सॉल्व करो, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो। मुझे पूरी उम्मीद है जो स्टूडेंट फॉलो कर रहा है पीएनडब्ल्यू को, जो हमारी टीम को फॉलो कर रहा है, वो जरूर ये स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा, और वो जरूर 9 अगस्त को कमेंट करेगा कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है सर, जो टॉपिक बताए थे वहीं से पेपर आया, मेरा बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है। और जैसे रिजल्ट आएगा, उस स्टूडेंट का स्टेट में रैंक होगा और उसकी सिलेक्शन जरूर जरूर होगी, और आप ही कमेंट करोगे, आप ही डीएम करोगे कि हमारी सिलेक्शन हो गई, और अगली ईद जो है वो आप जॉब से छुट्टी लेके आओगे। यहाँ पे मैं आपको मोटिवेट कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, तुम्हें सिलेक्शन लेना है बस। मोटिवेशन छोड़ो, किताब पकड़ो, अभी जो मैंने स्ट्रेटजी बताई, बुक्स क्लोज करो, पूरा ये प्लान सामने रखो, लिखो कि मैंने कैसे क्या करना है, और स्टार्ट कर दो। क्लियर? कब से स्टार्ट करें? कल से नहीं, अभी से स्टार्ट हो जाओ। अभी लेक्चर खत्म करो और अपनी पूरी स्ट्रेटजी बना दो कि अब मैंने स्टार्ट करना है, मेरे पास इतने दिन है, और ये स्ट्रेटजी मेरे को बता दी है। 40 दिन का मैंने बता दिया, जो अगले 21 दिन है ना, उन 21 दिन क्या करोगे? उन 21 दिन अब थ्योरी नहीं, थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करो। उन 21 दिन सबसे ज्यादा फोकस आपका क्वेश्चन सॉल्व पे होगा, सबसे ज्यादा फोकस आपका रिवीजन पे होगा। और जो वन लाइनर रिवीजन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, मैं देखता हूं अगर कुछ नोट्स वगैरह मिलते हैं वन लाइनर के, मैं आपको शेयर कर दूंगा। और भी अगर कुछ कंटेंट मिलता है तो व्हाट्सएप पे धीरे धीरे हम अब कंटेंट आपको कुछ कुछ जो मिलता है वो डाल देंगे। कॉज मैं आपको एक चीज बताऊं, 3 से 4 लोगों की टीम है, ठीक है, कितना इतना ज्यादा, और बहुत सारे बैचेस हैं, एफएमपीएचडब्ल्यू पहली बार हम करवा रहे हैं, तो नहीं हो पा रही हैं कुछ चीजें मैनेज, कुछ चीजें अब देखते हैं कि क्या क्या मैनेज होगा, वो डालेंगे। बट आपको स्ट्रेटजी का मैंने प्रॉमिस किया था, उसके लिए भी अभी वीडियो बन नहीं पा रही थी, बट बहुत ही, मतलब क्या बोलूं, कैसे टाइम निकाल के ये वीडियो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। कॉज आपको बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं हमसे, और हमको भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं आपसे, तो इसलिए ये कंटेंट बना दिया। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।